जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अपने हाइब्रिड लेक्चर की सीरीज़ और आज की सीरीज़ है लेक्चर 6। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे करके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस एंशिएंट से और कुछ मिडावल से मॉडर्न से ले रहे हैं ताकि हम यूनिट 1 के ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर कर सकें और ज़्यादा चीज़ों पर डिस्कशन कर सकें। देखते हैं आज की लेक्चर का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज़ नॉट कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय? इनमें से कौन सा राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य है या उनका कौन सा कंट्रीब्यूशन नहीं है? चलिए देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। पहला है द पब्लिकेशन ऑफ संवाद कौमुदी। क्या है संवाद कौमुदी? राजा राम मोहन रॉय ने 1819 में एक न्यूज़पेपर की स्थापना की थी और ये था वीकली जनरल, वीकली न्यूज़पेपर था जिसको 1819 में उसकी स्थापना की गई और इसका पहला पब्लिकेशन हुआ था 1821 में और 1836 में बेंटिंग के समय पर इसको बंद कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया, सेंसरशिप के तहत इसको बंद कर दिया गया। तो ये तो सही हो गया राजा राम मोहन राय के बारे में। फाउंडेशन ऑफ आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। He founded आत्मीय सभा in 1815. The next one is फाउंडेशन ऑफ ब्रह्म सोसाइटी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सोसाइटी की स्थापना 1828 में की थी। फिर आता है फाउंडेशन ऑफ आदि ब्रह्म सोसाइटी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी क्योंकि इसकी स्थापना 1865 में है और आप जानते हैं कि 1830 में उनकी डेथ हो गई, 33 में। तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना नहीं की। हम ब्रह्म सोसाइटी को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं चाह रहे हैं कि उनको एक बार क्लियर करें। तो आप लोग देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी शेयर करता हूं। 1828 में सबसे पहले ब्रह्म सोसाइटी की स्थापना हुई, यानी यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसके बाद जब उनकी डेथ होती है, राजा राम मोहन राय की, इनकी डेथ होती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। और ब्रिस्टल क्यों गए थे? क्योंकि मुगल एम्परर जो अकबर द सेकंड थे, उन्होंने अपनी पेंशन ब्रिटिशर से बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को वहाँ भेजा था और इन्हीं को उन्होंने राजा का टाइटल भी दिया था। किसने? अकबर सेकंड ने। तो यहाँ उनकी जब डेथ हो जाती है तो ब्रह्म समाज को कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी आती है द्वारिकानाथ टैगोर पर। द्वारिकानाथ टैगोर, ये द्वारकानाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं और इनके साथ जुड़े हुए हैं विद्या शास्त्री। इतने दो लोगों ने फिर ब्रह्म समाज पर काम किया और ब्रह्म समाज ठीक ठीक काम कर रहा था। द्वारकानाथ टैगोर के बेटे थे जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। और अगर आप याद कर पा रहे हैं तो ये वही टैगोर हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर पहले से समाज के कार्यों में लिप्त थे और इन्होंने समाज के लिए एक स्थापना की थी जिसको कहते थे तत्व रंजनी सभा। तत्व रंजनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी 1839 में और यही सभा आगे चल के कहलाई तत्व बोधनी स्कूल। तत्व बोधनी स्कूल या कॉलेज ये कहलाई और इस तत्व बोधनी स्कूल और कॉलेज को चलाने वाले थे अक्षय कुमार दत्त, प्यारे लाल मित्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो अक्षय कुमार दत्त, प्यारे मित्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसको चलाते थे। जब इनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा देवेंद्रनाथ टैगोर का, इनका द्वारकानाथ टैगोर का, तो देवेंद्रनाथ टैगोर को 1843 में ब्रह्म समाज की सदस्यता दिलाई गई। ये 1843 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने और उन्होंने ब्रह्म समाज का व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज ने काफ़ी उन्नति की। इसी ब्रह्म समाज में 1857 में एंट्री हुई के.सी. सेन की।
केशव चंद्र सेन क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। इन्होंने ब्रह्म समाज में आमूलचूल परिवर्तन किए। ब्रह्म समाज को एक उद्धारक समाज बनाने के लिए नारियों के उत्थान पर बल दिया, अंतर विवाहों पर, अंतरजातीय विवाहों पर बल देना शुरू किया। तो इस प्रकार से देवेंद्र नाथ को ये लगने लगा, टैगोर को, कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और इस बात को देखने के लिए दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव होने लगा। हालांकि दोनों की आइडियाज़ लगभग सेम थे। 1861 में केसी सेन ने एक न्यूज़पेपर निकाला, उसका नाम था इंडियन मिरर। इंडियन मिरर। और ये इंडियन न्यूज़पेपर, ये मान के चलेंगे आप कि ब्रह्म समाज का एक प्रचारक बन गया। ब्रह्म समाज की मूलभूत बातों को यही कहने लगा और ये बहुत पॉपुलर हुआ न्यूज़पेपर इंडियन मिरर। इसके अलावा केसी सेन और देवेंद्र नाथ ने मिलकर एक संगठन भी बनाया जिसको कहते थे मैत्री संघ, मैत्री संघ या फिर संगत, ये भी बनाया। तो दोनों ठीक ठीक काम कर ही रहे थे। 1865 के आते आते जब देवेंद्र नाथ को ये लगने लगा कि केसी सेन उनके साथ नहीं चल पाएंगे, तो उन्होंने ब्रह्म समाज से अपने आप को अलग कर लिया। और ब्रह्म समाज से जब अलग हुए तो 1865 में ब्रह्म समाज की 2 ब्रांचेस हुई। एक वो ब्रांच जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, इस ब्रांच को कहा गया आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म सोसाइटी। और इसी पार्ट में चले गए जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने यह कहा कि जो आदि ब्रह्म समाज बना है यही तो वास्तविक ब्रह्म समाज है। और उन्होंने एक नारा दिया जिसमें कहते थे कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। ये उन्होंने वहां पर नारा दिया। केशव चंद्र सेन इसकी परवाह किए बिना आगे चलते रहे और 1867 के दौरान उन्होंने भारत के बहुत सारे स्थलों का भ्रमण किया। वे तमिलनाडु मद्रास पहुंचे और मद्रास में उनके इन्फ्लुएंस के कारण से वेद समाज की स्थापना हुई। वो महाराष्ट्र पहुंचे प्रचार करते हुए, महाराष्ट्र में उनके प्रभाव के कारण से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो उनका इन्फ्लुएंस इतना धीरे धीरे करके साउथ इंडिया में भी बढ़ने लगा। 1872 में देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ने ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड जो नॉर्थ थे उनसे बातचीत करके एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित कराया, जिसमें ये लिखा था कि 12 वर्ष से छोटी उम्र की कन्याओं का विवाह नहीं किया जाएगा। तो एज ऑफ कंसेंट उन्होंने पारित करवाया और ये ठीक काम कर रहे थे। अचानक से 1878 में इन्होंने अपनी बेटी का विवाह, जो 12 वर्ष से भी छोटी थी, कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। तो जिस चीज़ की ये लोग बुराई करते थे उसी काम को केशव चंद्र सेन ने किया और वो ब्रह्म समाज में दूसरा डिवीज़न हुआ। पहला डिवीज़न 65 में हुआ और दूसरा डिवीज़न होता है 1878 में, जब ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय को, इनको छोड़ करके, केशव चंद्र सेन को छोड़ करके आनंद मोहन बोस के द्वारा एक और ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित कर दी गई जिसका नाम हुआ साधारण ब्रह्म समाज। तो देयर वर 2 segregations at different time in Brahmo society. As you can see, the first segregation and first partition in Brahmo society was in 1865 when Devendra Nath Tagore developed his own Brahmo society branch under the title of Adi Brahmo Society. And second division was in 1878 when some dissatisfied people of Brahmo society like Anand Mohan Bose developed another version of ब्रह्म सोसाइटी called साधारण ब्रह्म समाज। तो ये थे ब्रह्म समाज के डिवीज़न। तो अगर यहाँ कोई पूछेगा साधारण ब्रह्म समाज किसने बनाया? आनंद मोहन बोस ने। आदि ब्रह्म समाज किसने बनाया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज किसने बनाया? राजा राम मोहन राय ने। तो ये कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, तो मैंने कोशिश की है कि इस प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा आदि ब्रह्म समाज, क्योंकि इसको देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और ये भी याद रखिएगा 1865 का है। ये भी याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने पायोनियर की उपाधि दी थी, युग दूत की उपाधि दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्हेन वंदे मातरम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल संग इन कांग्रेस सेशन। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? मैं कांग्रेस का एक ब्रीफ दे देता हूं, आप समझ जाएंगे। कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 ऑन 28 ऑफ दिसंबर। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। उस सेशन को हेड किया था WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब हमसे ये पूछा गया है कि वंदे मातरम जिस अधिवेशन में गाया गया उसको किसने प्रिसाइड किया था? तो हमको पहले ये पता होना चाहिए, वंदे मातरम सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इस अधिवेशन को प्रिसाइड किया था रहमतुल्लाह सयानी ने, रहमतुल्लाह सयानी ने। तो उसका आंसर हुआ रहमतुल्लाह सयानी। लेकिन कांग्रेस में इतना ही आसान नहीं है, कांग्रेस में प्रश्न बहुत सारे हैं उनके सेशंस को लेकर के। जैसे मैं बाकी ऑप्शन डिस्कस कर देता हूं। पट्टा भी सीतारमैया क्यों है ऑप्शन में? क्योंकि पट्टा भी सीतारमैया ने 1948 में कांग्रेस का जयपुर सेशन प्रिसाइड किया था। वो जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और जयपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1948 में, ये आज़ादी के बाद का पहला अधिवेशन था। आज़ादी के बाद का पहला अधिवेशन था। तो आज़ादी के बाद का पहला अधिवेशन किसने प्रिसाइड किया है? पट्टा भी सीतारमैया ने। ठीक। BN धर ने 1911 में कलकत्ता अधिवेशन को प्रिसाइड किया था। ये वो कलकत्ता अधिवेशन है जहां पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो जब जनगण मन गाया गया तो उसके अध्यक्ष थे BN धर, और जब वंदे मातरम गाया गया तो उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी जी। पट्टा भी सीतारमैया आज़ाद भारत के पहले कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1948 जयपुर। पुरुषोत्तम दास टंडन 1951 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद नेहरू ने उस अधिवेशन को पूरा किया और नेक्स्ट सेशन नेहरू बने कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके अलावा कांग्रेस में हमको ये भी याद रखना है कि कांग्रेस को आज़ादी से पहले कितनी महिलाओं ने प्रिसाइड किया है कांग्रेस के सेशन को। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के किसी भी सेशन को एड्रेस करने वाली एज ए प्रेसिडेंट पहली महिला थी 1917 में, जिनका नाम था एनी बेसेंट। दूसरी महिला थी 1925 में सरोजनी नायडू, और तीसरी महिला थी 1933 में, उनका नाम था नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता एनरिक उनका एक्चुअल नाम था। सी वाज कैनेडियन, वो कनाडा की थी। सी गॉट मैरिड विद देवी सेन गुप्ता ऑफ इंडिया एंड सी बिकेम नलिनी सेन गुप्ता। तो याद रखिएगा, आज़ादी से पहले कांग्रेस का अध्यक्ष करने वाली 3 महिलाएं थीं, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। ठीक। और आज़ादी के बाद भी काउंट करेंगे तो 2 महिला और हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। एक है इंदिरा गांधी और दूसरी है सोनिया गांधी। इसके अलावा किसी और महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता अभी तक नहीं की है। तो ये भी याद रखना चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन को एड्रेस करने वाले सबसे यूथ कौन थे? तो मौलाना आज़ाद साहब थे। सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट का काम करने वाले मौलाना आज़ाद साहब थे। मौलाना आज़ाद ने काम किया है। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में क्या क्या डिसीजन लिए गए। ये बहुत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ स्कूल आउट ऑफ 4 फाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो इस प्रश्न से संबंधित चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है पहले। जैसे आप देख पाएंगे, इनमें से कौन सा वो मठ है जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित नहीं किया था? और अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आदि शंकराचार्य ने नॉर्थ इंडिया में ज्योतिर्मठ, साउथ में किया है श्रृंगेरी मठ, और यहाँ किया है गोवर्धन मठ, और यहाँ किया है शारदा मठ। और अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद होगा कि इनके फाउंडर कौन थे। यहाँ थे फाउंडर करने वाले तोटकाचार्य, यहाँ थे मंडन मिश्रा, यहाँ थे पद्मधर या पद्मपाद, और यहाँ पे थे जिनको कहते थे गिरी महाराज या हस्तमलक के नाम से उनको जानते थे। ठीक। तो इसमें ज्योतिर्मठ है, शारदा मठ है, गोवर्धन मठ है, कांची मठ नहीं है। कांची मठ का आदि शंकराचार्य के 4 मठों में से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिर्मठ नॉर्थ में है। इसमें एक और मठ है जिसका नाम है श्रृंगेरी मठ।
श्रृंगेरी मठ, तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रिकॉर्ड्स ऑफ अशोका। अशोका के अभिलेखों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहले भी हम लोगों ने अशोका के बारे में डिस्कस किया है, देख लेते हैं एक बार इसको। पहला स्टेटमेंट है कंधार रॉक एडिक्ट वाज फाउंड बाइलिंगुअल। अशोक का कंधार अभिलेख 2 भाषा में प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। और इस अभिलेख का नाम है शार ए कुना, इसको सारे कुना कहते हैं। ये ग्रीक आर्मेक दोनों ही भाषा में मिला है, कंधार से मिला है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सिंगल लॉइन एलिफेंट एंड बुल आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ पिलर्स एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका ने अपने स्तंभ लेखों पर एकल शेर, एकल हाथी और बाघ की मूर्तियां लगवाई हैं, बिल्कुल सही है। अशोकन पिलर, पर्शियन पिलर और मौर्यन पिलर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, तो आप इस स्टेटमेंट को भी अच्छे से पहचान पाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप सीरीज की चीज़ों के डिस्कशन को सुनते जाएंगे तो आने वाले प्रश्न आपके लिए सरल होते जाएंगे, अगर उनको याद रख पाएंगे तो। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका डिस्कवर्ड फ्रॉम कर्नाटका। बिल्कुल सही बात है, कर्नाटका से लगभग 6 माइनर एडिक्ट्स अशोका के मिले हैं। जोगढ़ रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नो, जोगढ़ रॉक एडिक्ट उड़ीसा से मिला है, ओडिशा, ये आंध्र प्रदेश से नहीं मिला है। जोगढ़, देखिए कलिंग के आसपास के क्षेत्र में जो कैपिटल थी उसमें जोगढ़ और तोशली को मानते हैं। जोगढ़ से हमको एक हाथी मिला है रॉक के साथ, ऐसा लग रहा है कि वो रॉक को कट करके बाहर निकल के आ रहा है। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट, हु फाउंडेड गंधर्व म्यूजिक कॉलेज? गंधर्व म्यूजिक कॉलेज was founded in 1901 5th of May। इसको स्थापना की थी वी.डी. फुलुस्करे ने, वी.डी. फुलुस्करे ने। ठीक, और वी.डी. फुलुस्करे को इसलिए भी जाना जाता है कि वी.डी. फुलुस्करे ने ओरिजिनल वर्जन गाया था वंदे मातरम का, वो सॉरी इसका रघुपति राघव राजाराम, है ना, रघुपति राघव राजाराम का ओरिजिनल वर्जन इन्होंने गाया था, इसलिए भी इनको जाना जाता है। और ये उत्तर भारत के महान संगीतज्ञों में से एक से जाने जाते हैं। इसकी स्थापना उन्होंने की थी दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि त्यागराजन, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितार, इनका पूरा नाम है मुत्तुस्वामी दीक्षितार, तो इन तीनों को अगर मिला देंगे तो ये ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक है, ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक है, यानी कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति है ये। तो ये भी याद रखना है कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है? त्यागराजन, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, ये 3 हैं। और वी.डी. फुलुस्करे साहब ने गंधर्व संगीत विद्यालय की स्थापना की थी और ओरिजिनल रघुपति राघव राजाराम इन्होंने गाया है। मैं आपको थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में बता दूं, हमारे यहाँ म्यूजिक की 2 ही ट्रेंड चलते हैं इंडिया में। एक है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और एक है कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। ठीक, दोनों ही जगहों पर अपनी अलग अलग विधाएं हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में आप सुन सकते हैं जैसे कि ख्याल, दादरा, टप्पा, इसके अलावा ख्याल के अलावा हम लोग ध्रुपद सुन सकते हैं, उसमें भजन सुन सकते हैं, कव्वाली सुन सकते हैं, ये सब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक का मतलब ये नहीं है कि वो कर्नाटक में होता है। दक्षिण भारत के पूरे संगीत को, क्लासिकल म्यूजिक को कर्नाटक संगीत कहते हैं। उस कर्नाटक म्यूजिक में होता है जाति स्वरम, तिल्लना, अलप्पू राजन, जाति स्वरम, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और उसके वाद्य यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग होते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस होता है। साउथ कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक की सबसे बड़ी हस्ती थी एम सुब्बलक्ष्मी, जिनको 4 सिविलियन अवार्ड मिले थे, भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे लोग फेमस रहे हैं, उनमें सबसे फेमस थे पंडित भीमसेन जोशी।
पंडित भीमसेन जोशी, he was awarded with Nobel Prize, he was honored with Nobel Prize in 2008। उनको 2008 में ये पुरस्कार दिया गया। और आपने एक फेमस वो सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, दैट वाज कंपोज्ड बाय भीमसेन, पंडित भीमसेन जोशी, एंड ही बिलोंग्स टू किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता है या बजाना सिखाया जाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग घराना कहते हैं। ऐसे ही साउथ इंडिया के भी घराने हैं कर्नाटक म्यूजिक के, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस घराने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के हैं। तो आप इसको समझिए। मैं म्यूजिक पर एक और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि म्यूजिक को लेकर के, आर्ट एंड कल्चर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। तो देयर शुड बी नो डाउट, क्रिस्टल क्लियरिटी टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्रिस्टल क्लियरिटी होना चाहिए, ताकि हम सही आंसर को टिक कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज आर्ट ऑफ गंधार स्कल्पचर इज मिक्सचर ऑफ। गंधार आर्ट मूर्ति कला है। अब ये पूछ रहा है ये किस किस का मिक्सर है, गंधार आर्ट। तो याद रखिएगा, इस कनिष्क के दौरान हमको 3 प्रकार की आर्ट देखने को मिली। एक गंधार थी जो तक्षशिला के आसपास, आज के पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहुत फेमस थी। और कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा में एक थी मथुरा आर्ट। ये दोनों ही आर्ट बहुत फेमस थी। डिफरेंस समझते हैं, मथुरा आर्ट पूरी बहुत सुंदर हुआ करती थी, और सुंदर आर्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो वास्तविक नहीं हो सकती, काल्पनिक हो सकती है। तो ये यथार्थवाद से संबंधित नहीं थी, आदर्शवाद से संबंधित थी। आदर्श मतलब आइडियलिस्टिक चीज़ों को फॉलो करती थी, और ये यथार्थवाद को फॉलो करती थी। जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी ही दिखनी चाहिए। जैसे हम कैमरे से फ़ोटो लें और वो यथार्थवादी होता है, ठीक, और अगर कैमरे में फ़िल्टर लगा के लेंगे तो वो आदर्शवादी होता है, ठीक। तो इनमें बड़ा डिफरेंस होता है। आदर्शवादी चीज़ें दिखने में सुंदर होती हैं। एक बड़ा अंतर ये भी था कि मथुरा में बुद्ध के अलावा हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती थी मथुरा शैली में, लेकिन गंधार शैली में भगवान बुद्ध की मूर्तियां ही मिलती थी। और उन मूर्तियों में आपने देखा होगा बुद्ध के कर्ली हेयर मिलते हैं, बुद्ध के घुंघराले बाल मिलते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गंधार आर्ट। वहीं से बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं। दूसरा कि यहाँ की मूर्तियाँ हमको पत्थरों से भी मिली हैं, स्टोन की भी मिली हैं और मेटल की भी मिली हैं, लेकिन गंधार की सारी मूर्तियाँ पत्थरों की ही बनी हुई मिली हैं। तो ये तक्षशिला में फेमस है, ये मथुरा में फेमस है। इसकी मूर्तियाँ आकार में छोटी हैं क्योंकि मेटल की भी बनी हुई हैं। इसकी मूर्तियाँ बहुत विशालकाय होती हैं, बड़ी होती हैं क्योंकि पत्थर की बनी हुई हैं। ये पूरा का पूरा बुद्धा को डेडिकेटेड है। ये पूरा का पूरा बुद्ध के अलावा वैष्णव और शिव को भी डेडिकेटेड है। दोनों में बहुत सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये आइडियलिस्टिक है और ये रियलिस्टिक है। इसमें रियलिटी जैसी है वैसी दिखाई देगी और इसमें आदर्शवादी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाएगी। प्रश्न ये है नहीं, प्रश्न ये है कि गंधार किस किस के मिक्सचर से बनी। अब इस क्षेत्र में कनिष्क के समय पर यहाँ पर कौन रहते थे? ग्रीक। और ग्रीक को हम लोग क्या कहते हैं? यूनानी। यूनानी और भारतीय संपर्क से गंधार शैली का मिक्सचर हुआ। तो इसमें कौन सी होगी? भारतीय तुर्की, भारतीय यूनानी, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक शैली बी ऑप्शन है। इंडो ग्रीक शैली से बनी है हमारी ये शैली, जिसको हम लोग कहते हैं गंधार आर्ट की शैली। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास इज एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है? इसमें कुछ आंदोलनों के नाम दिए हुए हैं। इंडिगो रिवोल्ट, पावना रिवोल्ट, तेलंगाना रिवोल्ट एंड कुका रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन 1859 टू 1860 और इसको ही लीड किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। और इस पूरे नील आंदोलन के बारे में नील दर्पण नामक पुस्तक में लिखा गया है। इस पूरे आंदोलन के बारे में एक न्यूज़पेपर निकलता है, हिंदुस्तान पैट्रियट करके, हरीश चंद्र जी निकालते थे, उसमें भी उन्होंने लिखा है। तो ये नील आंदोलन के बाद से संबंधित थे दोनों। पावना आंदोलन 1873 का आंदोलन है जो 72 से चला और 73 तक, और इसको चलाने वाले थे सरयू जी। सरयू जी इसको चलाने वाले थे, सयानी भी उनको कहते थे। तेलंगाना जो आंदोलन है ये 1846 का आंदोलन है। 1846 में चलाया गया तेलंगाना के किसानों के द्वारा तेलंगाना में उनकी बदतर स्थिति से सुधार पाने के लिए, और इसको मुबीन जैसे लोगों ने चलाया। और कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है 1871 में। इसको चलाने वाले लोग थे
वो नामधारी सिख थे। कूका यानी कि नामधारी सिख जो नीली पगड़ी पहनते हैं, उन्होंने इसको चलाया। और चलाने वालों में कौन थे? जवाहरमल और राम सिंह। राम सिंह, तो सही आंसर होगा इसका नील आंदोलन, इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट, किंग महेंद्र प्रताप हु फॉर्म्ड इंटरिम गवर्नमेंट इन काबुल वाज किंग ऑफ विच प्लेस? आपको पता है कि भारत में जब क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंग्रेजों ने अंकुश लगा दिया, तो उन क्रांतिकारी गतिविधियों को ठीक करने के लिए और या क्रांतिकारी गतिविधियों को अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, उनके दंड से, पनिशमेंट से बचने के लिए इंडिया के बाहर जाके चलाना शुरू हुआ। हम यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 1907 में एक इंडिपेंडेंस लीग बनी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और 1907 में इस लीग को बनाया था T.N. दास ने। कहाँ बनाया था? USA में। ये पहली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी जिसने इंडिया से बाहर जाकर के स्वतंत्रता के विचार रखे। दूसरी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी थी 1914 में। इसको बनाने वाले दो लोग थे, हरदयाल और बारिंद्र नाथ। इन दो लोगों ने बनाया। कहाँ बनाया? बर्लिन। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। दो लीग बनी। तीसरी लीग बनी थी 1915 में, और इस लीग को बनाया था राजा महेंद्र प्रताप ने। राजा महेंद्र प्रताप ने, और ये कहाँ बनी थी? काबुल, अफगानिस्तान। फोर्थ लीग जो बनी थी वो 1942 में बनी थी, और इसको बनाया था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस, एल्डर ब्रदर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और कहाँ बनाई थी? टोक्यो, जापान। तो 4 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हैं, याद रखिएगा। USA में भी बनी है, USA के बाद बर्लिन में बनी है, बर्लिन के बाद काबुल में बनी है, और काबुल के बाद टोक्यो में बनी है। तो सबसे आखिरी में बनी है ये लीग। प्रश्न ये है कि ये किस स्टेट के राजा थे? 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जब बनाई थी, उसके साथ इंटरिम गवर्नमेंट की भी घोषणा की थी राजा महेंद्र प्रताप ने, और उस सरकार के राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बने, और उसके प्राइम मिनिस्टर बने थे बरकतुल्ला, जिनके नाम से भोपाल में यूनिवर्सिटी है। ठीक, राजा महेंद्र प्रताप मथुरा के पास हाथरस रियासत के राजा थे। हाथरस के राजा थे, तो सही आंसर होगा हाथरस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड गौरक्षिणी सभा? गौरक्षिणी सभा की स्थापना किसने की? मैं आपको बता दूं, 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य सोसाइटी, इन 1875। ठीक, ये सोसाइटी में इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की बात कही। उन्होंने ये कहा कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर सब लोग वापस आओ। स्त्री शिक्षा के लिए बात की, जातिगत भेदभाव को कम करने की बात कही। हालांकि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन थे। 1892 में इस आर्य समाज में विभाजन हुआ। आर्य समाज में कुछ लोग वो थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करना चाहते थे, और कुछ लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन को फॉलो करना चाहते थे। तो वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करने वालों में दो लोग थे, लाला हंसराज और लाला हरदयाल। ये दो लोग थे, और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को देखते हुए DAV स्कूल की स्थापना की। DAV, इसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, यानी उसमें वेस्टर्न चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जो लोग कट्टर थे, रेडिकल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन वेस्टर्न चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने 1902 में ट्रेडिशनल चीज़ों की स्थापना की, और वो थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। कहाँ पर की थी? हरिद्वार में, गुरुकुल कांगड़ी। तो ये दोनों ही आर्य समाज से निकले हैं। गुरुकुल कांगड़ी में ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाती है, DAV स्कूल में आपको वेस्टर्न, और उनका एक मिक्सर बनाया, अमेलगम बनाया जाता है जिसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी होता है, वो दिया जाता है। तो श्रद्धानंद किसको सपोर्ट करते थे? ओरिएंटलिज्म को। और ये किसको सपोर्ट करते थे? मॉडर्न को, उसको सपोर्ट करते थे। तो उसका सही आंसर होगा स्वामी
विवेकानंद, वो सॉरी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, विच कंपोजिशन इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेशन, भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये बहुत फेमस पुस्तक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये है भीष्म साहनी का उपन्यास है और आपको जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। ये इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन पर है 1947 के। पिंजर आपको पता है अमृता प्रीतम का है। अमृता प्रीतम आपने अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, इसमें उस लड़की की कहानी है जो पाकिस्तान में मिलने के लिए जाता है लड़का, और इस पर शायद वी जरा एक ऐसी मूवी भी बनाई गई है। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बहुत फेमस बुक है। 1982 में इस बुक को बुकर अवार्ड दिया गया है, बुकर अवार्ड। इसको लिखा है सलमान रश्दी ने। सलमान रश्दी की इस बुक को ये तो मिला ही है मिडनाइट चिल्ड्रन, वो बुकर अवार्ड, इसके अलावा इसको बुकर ऑफ द बुकर भी मिला है और गोल्डन बुकर भी मिला है। तो बहुत फेमस बुक है। इसके तो और भी वर्जन हिंदी में भी अवेलेबल हैं। रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष का है और इसमें इस प्रकार की डिवीजन वाली कोई कहानी नहीं है, कैलकाटा बेस्ड है, अबाउट इनडिसेंटनेस बिहेवियर ऑफ कैलकाटा पीपल। तो ये एक बुक है जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट वन इज, विच वन इज एक्सेप्टेबल मैरिज ऑफ हिंदू, हिंदू ट्रेडिशन में इनमें से कौन सा है जो विवाह स्वीकार है? तो आप याद रखेंगे हिंदू मैरिज के अनुसार जो विवाह हैं उनमें से 4 विवाह ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मान्य विवाह। ये कौन कौन से हैं? ब्रह्म, देव, प्रजापति और आर्ष, 4 ऐसे हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं। इसमें हैं असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। ऐसा माना जाता है कि इन विवाहों को निम्न समुदाय के निम्न स्तर के लोग करते हैं और इसको उच्च वर्ण के लोग द्वारा करते हैं। तो ये स्वीकार हैं, ये स्वीकार नहीं है। ये हिंदू विवाह के 8 मान्य स्वरूप हैं, ब्रह्मदेव, प्रजापत्य और आर्ष। असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच ये स्वीकार्य नहीं है। ब्रह्म विवाह में एक ऐसे योग्य वर की तलाश की जाती है जिसको वेद पुराण इत्यादियों का पूरा ज्ञान हो और उससे अपनी कन्या उसको दान में दे दी जाती है। लेकिन इसमें मिसमैच होता है क्योंकि इतना वेद पुराण पढ़ते पढ़ते लड़के की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष होती है, लड़की की उम्र 15 से 16 वर्ष होती है। तो लॉजिकली ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। दूसरा है देव विवाह। इसमें हमारे घर में पुरोहित जो आता है यज्ञ करने के लिए, उसको हम दान स्वरूप कन्या का दान कर देते हैं। जब पुरोहित को दान देना होता है तो कन्या का दान कर देते हैं। तो ये पुरोहितों के द्वारा सेम स्थिति है, पुरोहित वही हो सकता है जो यज्ञ संपन्न कर सकता है। प्रजापत्य विवाह में योग्य लड़की के लिए योग्य वर की, योग्य वर के लिए योग्य लड़की की तलाश की जाती है। आर्ष विवाह वो होता है जिसमें एक लड़का अपनी पसंद की लड़की के बाहर, घर के बाहर गाय और बैल का एक जोड़ा बांधता है, उसके बदले लड़की के पिताजी उसको अपनी लड़की का दान दे देते हैं। नेक्स्ट वन इज असुर। असुर विवाह का वो स्वरूप है जिसमें लड़की को खरीदा जाता है। ये आज भी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें लड़की का मूल्य चुकाया जाता है। गंधर्व विवाह वो है जिसे वर्तमान में हम लोग प्रेम विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह वो है जिसमें लड़की को जबरदस्ती अपहरण करके लाया जाता है। इसे क्षत्रिय विवाह या राजपूत विवाह भी कहा जाता है। और अगर आप आज का विवाह देखेंगे तो लगभग ऐसा ही दिखता है। अपहरण जरूर नहीं करते हैं, लेकिन सुबह लड़की को तो लेके आते हैं ना, शाम को इतने सारे लोग जाते हैं, सुबह लड़की को अपने साथ लेके आते हैं और बैंड बाजा लेके जाते हैं। इसका मतलब है कि एक तरह की चढ़ाई हो रही है। पटाखे वटाखे क्यों फोड़ते हैं? क्योंकि तोप और हथगोले तो नहीं है लोगों के पास, इसलिए पटाखे वटाखे फोड़ लेते हैं। और जहाँ लोगों के पास गन्स होती है वहाँ लोग गन भी चलाते हैं, लेकिन वो दुश्मनी के लिए नहीं चलाते हैं। अब इसका एक सिंबॉलिक वे में चलाते हैं। लड़के को घोड़े पे बिठा के ले जाया जाता है। पहले पूरी सेना घोड़े पे बैठ के जाती थी, अब इतने घोड़े अवेलेबल नहीं है तो लड़के को अकेले को बिठा देते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि इस विवाह के अंश आज के विवाह में हमको थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, इसलिए इसको राजपूत और क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं।
पिशाच विवाह एकदम निम्नकृत का विवाह है, अमान्य विवाह है। इसमें नशे की हालत में लड़की को नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ दुराचार किया जाता है, उसके बाद उससे शादी की जाती है। तो ये 4 प्रकार के विवाह अमान्य विवाह हैं जो हमारे प्राचीन समय पर होते थे। इन 8 के अलावा 2 और विवाह होते थे, प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह। इसमें याद रखिएगा हाइपरगैमी और हाइपोगैमी। जब उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह करेगा तो उसे अनुलोम कहेंगे, जब निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की से विवाह करेगा तो उसे प्रतिलोम कहेंगे। तो प्रतिलोम जो हाइपोगैमी है, ये स्वीकार नहीं थी सोसाइटी में। ऐसा कहते थे कि छोटे समाज के लोग बड़े समाज की लड़कियों से विवाह नहीं कर सकते। इसको रोका जाता था, रोकने की कोशिश की जाती थी, और रोकने के लिए कहा गया कि अगर ऐसा विवाह कोई कर लेता है तो उसकी संतानों को चांडाल कहा जाएगा, उनको चांडाल कहा जाएगा। जबकि अनुलोम विवाह बहुत सारे समाज में देखने को मिलते थे, क्योंकि इसमें निम्न समाज के लोगों का, लड़कियों का शोषण किया जाता था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और यूनिट 1 के लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखते रहिए कि हम कुछ टॉपिक पर प्री बेस्ड और नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए देखते रहिए।